Hello, dear student. As we know, we have completed some parts in geography and some parts in civics. We have not done any part in history till now. So let's start first chapter of history, and I hope it will be very interesting for you because here in this chapter, if we talk about the first chapter, so here we are going to study about पास्ट ओके पास्ट यानी कि पहले क्या हुआ था एंड है ना एंड एवरी वन आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट देयर पास्ट। अगर हम बात करें सभी को तो सभी लोग अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। जैसे जैसे आप जब आप छोटे रहे होंगे और बहुत ज़्यादा छोटे ही थे, जब आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुआ होगा, आप कैसे दिखते रहे होंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं कि हमारा जो पास्ट था वो कैसा था। लेकिन हम बात करें कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम न्यूज़ की बात करें, जैसे कोई कल की कोई घटना हुई है तो हम एक दिन पहले की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट डेज की। फिर हम बात करें या 1 मंथ की बात करें हम इसी में, ठीक है, 1 मंथ की बात कर रहे हैं तो भी हम उसको जान सकते हैं। 1 ईयर की बात भी जान सकते हैं, 1 साल पहले की बात जान सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सडनली बोलूँ कि 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले, है ना, तो थोड़ा सा सरप्राइज़ लगता है कि यार 100 साल पहले के कैसे लोग रहते रहे होंगे, है ना, कैसे खाते पीते रहे होंगे, क्या क्या करते रहे होंगे, उस समय का टाइम कैसा रहा होगा। फिर सडनली मैं आपसे, आप अभी तक सरप्राइज थे ही और तुरंत मैं आपसे बोल दूं कि 1000 ईयर एगो, तब तो आपका दिमाग और ज़्यादा है ना कि क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा टू नो अबाउट बिफोर 1000 ईयर्स एगो व्हाट हैपेंड, हाउ दे लिव, कैसे हाउ पीपल लिव, है ना, हाउ पीपल सर्वाइव, हाउ दे ईट, कैसे वो खाते थे, कैसे वो रहते थे, है ना। तो 1000 में आपका दिमाग इतना इंटरेस्टेड हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके इंटरेस्ट को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने वाला हूं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग कहाँ तक बात करने वाले हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 8000 ईयर्स एगो। कहाँ बात करने जा रहे हैं, 8000 ईयर एगो की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि आज 2019 है, आज 2020 है, 2020 है आज, ठीक है। और 2020 से जस्ट 2020 से आप ये 2020 भी कैसे आया होगा, यानी जब है ना 2000 ईयर्स हुए होंगे, उसके बाद में 20 ऐड हुआ होगा तब 2020 आया, राइट। इसके पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुआ होगा, 1 से स्टार्ट हुआ होगा, 2 से स्टार्ट हुआ होगा, 3 4 5 6 7 100, फिर 101 आया, फिर उसके बाद 1000 आया, और आज हम 2020 पर हैं, ठीक है। इसको हम लोग एडी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एडी, एडी का मतलब आप समझते हैं ना, जो हम ईयर में हम जिसमें रन कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब जीरो यानी 0 से 1 से पहले पहले की जो टाइम पे, जिसको हम लोग बीसी कहते हैं, है ना, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जिसको हम बीसी कहते हैं, यानी कि उस समय पहले, है ना। तो पहले की ईयर कैसे चलते थे, पहले की ईयर्स तो आपको पता ही है कि जैसे 5070 है, तो अगला अगर हमारा जो आगे का जो ईयर होगा वो 560 होगा, 500 मान लीजिए, सॉरी ये 570 है, तो जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा वो क्या होगा, 560 होगा। जो उसके आगे का ईयर होगा वो क्या होगा, 400 होगा, 300 होगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कब, जब हम जीरो से पीछे की बात करते हैं। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हो ना, मैथ में जो नंबर पढ़ते हो तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। जैसे -5 है ना, ये छोटा है किससे, -4 से, -4 बड़ा है ना, -3 इन सबसे बड़ा है, -2 इन सबसे बड़ा, -1 सबसे बड़ा होता है। जितने भी माइनस के नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं, उनमें -1 सबसे बड़ा है। तो ये हमारा बीसी पार्ट हो जाता है। जब हम ईयर की बात करते हैं तो ये हमारा बीसी पार्ट हो जाता है, ठीक है। और आज जो हम जिस ईयर पर हैं वो हमारा एडी पार्ट हो जाता है। ये तो थोड़ा सा एक कॉमन चीज़ होगी। बट अब हम बात कर रहे हैं उस समय की, जिस जिस समय पर लोग कैसे, यानी कि एक बोलते हैं ना, जैसे हमारा अर्थ है, उस समय पर लोग धीरे धीरे अपना लाइफ स्टार्ट ही कर रहे थे, अपनी लाइफ की स्टार्टिंग ही कर रहे थे। यानी पहले लोग कैसे इस लाइफ स्टार्टिंग कर रहे थे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस चैप्टर। और एक चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया एक क्वेश्चन से। एक रसीदा है, ये गर्ल, एक क्वेश्चन इसके दिमाग में आता है। क्यों आ जाता है अचानक से, क्योंकि क्या हो रहा होता है, रसीदा एक सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली। रसीदा एक क्वेश्चन पढ़ रही होती है, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, और सडनली हर आइज़ ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, उसकी जो नज़र है एक इस हेडलाइन पर पड़ती है। यानी पेपर में बहुत सारी हेडलाइन होती है ना, इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है उनको हेडलाइन बोलते हैं ना, हेडिंग के टाइप में। तो 100 ईयर्स एगो उस पर दिया क्या था, उस पर दिया था हेडिंग पर 100 ईयर्स एगो। अब रसीदा क्या हो, सरप्राइज्ड हो गई, है ना। सरप्राइज क्या हुई कि अरे 100 ईयर्स एगो, है ना। सो हाउ सी वंडर्ड, कितनी ज़्यादा उसके दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है, कुड एनी वन नो व्हाट हैपेंड,
क्या कोई जान भी सकता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ, है ना। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, ठीक है। लेकिन अभी आगे मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपसे कितने सालों पहले बात करने जा रहा हूँ, 8000 ईयर्स एगो, ठीक है। ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, राइट। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस चैप्टर का, ठीक है, कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि ये इतने सालों पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, क्यों घूमते थे, है ना, हाउ दे वॉक, है ना, कैसे वॉक करते थे, एंड उनका जो पर्पस था वो क्या था, ठीक है। और लोग किस तरह से अपनी लाइफ को धीरे धीरे सर्वाइव किए और किस तरह से डेवलप होते होते आज जिस पोजीशन पर हम लोग हैं यहाँ तक कैसे आए हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा हिस्ट्री हमको बताता है, ठीक है, कि हम लोग कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पर कोई पहले टाइम मशीन नहीं थी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो बात ये है कि पहले कोई टाइम मशीन नहीं थी कि हम आज यहाँ बैठे हैं और हम जाके टाइम मशीन में जाके, टाइम मशीन आप जानते होंगे क्या होती है, जिसमें हम लोग, सुना होगा आपने, जिसमें हम लोग बैक यानी रिवर्स में जाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हम रिवर्स में जाके देख पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हुआ था, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस समय की, तो इस समय के पहले, ठीक है, इस समय जो पहले जो बात हम कर रहे हैं कि हुआ क्या था, कि जैसे हमें ये सारी जानकारी मिली कैसे, कि पहले लोग कैसे रहते थे, क्या क्या खाते पीते थे, है ना, लोगों की लाइफ कैसी थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिल रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट दे रहे हैं। कौन दे रहा है भाई, आर्कियोलॉजिस्ट दे रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं पुरातत्व जो वेत्ता होते हैं, पुरातत्व का मतलब होता है जो पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करते हैं। अच्छा, ये खोज करते हैं तो खोज कैसे करते होंगे, यानी कोई ना कोई अर्थ की खुदाई करते होंगे, कोई ना कोई अर्थ की क्या करते होंगे, खुदाई करते होंगे। खुदाई मतलब ड्रिग करते होंगे, है ना, डिगिंग ऑफ अर्थ की खुदाई करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ का जो मटेरियल है उसको निकालते हैं और बहुत लंबी सी खुदाई करते हैं, बहुत लंबी, बहुत गहरी। तो इनको कुछ ना कुछ पार्ट्स मिलते होंगे, कुछ ना कुछ टूल्स मिलते होंगे, है ना। तो वही जो पार्ट्स मिल रहे हैं, जो टूल्स मिल रहे हैं, जो थिंग्स मिल रही है, लंबी सी खुदाई करने के बाद बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे जाते हैं खुदाई करते करते, तो जो चीज़ें उनको मिलती हैं जहाँ कहीं से, तो उन चीज़ों के बारे में, यानी जो उस थिंग्स है उसको कैसे पता लगा लेते हैं कि कितनी पुरानी है। तो एक सिस्टम है कार्बन 14। क्या है, एक आप लोग बस केवल नाम याद कर लीजिए, बुक में पता नहीं है कि नहीं है, बट कार्बन 14 एक क्या सिस्टम, एक पद्धति है, कार्बन डेटिंग 14, यानी कार्बन डेटिंग 14 एक सिस्टम होता है, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया हुआ है। इसके थ्रू होता क्या है, इसके थ्रू होता है कि हम जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जब हम इसके पास में लाते हैं, यानी जब हम इसमें इस सिस्टम के अंतर्गत लाते हैं, तो ये मेज़रमेंट करके बता देती है। ये जो मशीन होती है, ये जो सिस्टम होता है, ये बता देता है कि ये जो थिंग्स है वो कितनी पुरानी है, ठीक है, कितनी पुरानी है। तो ऐसे ही सिस्टम से, इसी सिस्टम के माध्यम से आज जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया हुआ है, ऐसे ही मेथड से हम लोग पुरानी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ पुरानी पता चली, मान लीजिए हमें ये पता चला कि ये 1000 ईयर एगो है, लेकिन हमें जो दूसरी चीज़ पता चल रही है वो और भी पुरानी निकल रही है, तो वो कितना बता रही है, 2000 ईयर एगो है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि पहले जो ह्यूमन थे वो पहले इसे खाते पीते रहे होंगे, इसके बाद वो सीख कर फिर इसे खाना पीना शुरू कर दिया होगा, है ना। मेरी बात थोड़ा बहुत समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, थोड़ा भी समझ में आ रही तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जैसे हिस्टोरियन होते हैं, जो हिस्टोरियन का मतलब जो हिस्ट्री राइट करते हैं, तो जो हिस्टोरियन होते हैं ये हिस्ट्री राइट करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। किन पे डिपेंडेंट रहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट पे। क्यों, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ही पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई करवाते हैं, और फिर जब जो भी चीज़ें मिलती हैं उसकी पता लगवाते हैं कि कितनी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जब हमें पता चलता है कि अच्छा लोग ऐसे इस तरह से खाते पीते रहे होंगे, तो जो हमारे हिस्टोरियन होते हैं, जो हिस्ट्री राइट करते हैं, इनको पता चल जाता है यहाँ से, ठीक है, कि यहाँ से अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ों खोजी, तो उन्होंने उन बातों को क्या कर दिया, हिस्ट्री में मेंशन कर दिया, और फिर आप लोग उसको बुक में पढ़ने लगते हैं, और फिर आपको बोरिंग होने लगती है ना। लेकिन बोरिंग हम नहीं होने देंगे, राइट। सो इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं। तो आपका एक मैंने दिमाग पे सेटअप किया हुआ है कि आपको किस तरह से इस चैप्टर में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, जिसमें रसीदा एक क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। रसीदा कहते हैं, रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज ऑन, अच्छा इसको हमने बता दिया ना, हैड अ स्मॉल हेडलाइन ऑन 100 ईयर्स एगो, जैसे ही देखती है, सो हाउ सी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मैनी ईयर्स एगो, ठीक है, क्या हुआ होगा। अब देखिए फर्स्ट हेडिंग भी कह सकते हैं आप,
फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, अब हमें पता करना है कि पहले क्या हुआ था, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यस्टरडे की बात करें तो यू कुड लिसन द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड न्यूज़पेपर, ये तो आप यस्टरडे की घटना है उसको तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं। लेकिन लास्ट ईयर आज समबडी हु रिमेंबर्स, किसी किसी को कुछ बातें ही याद रह पाती हैं, ठीक है ना। बट व्हाट लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी बातें किसको याद रहती है, नहीं याद रहती है ना। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, ये कैसे पॉसिबल है, हमें कैसे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जान पाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, कि लोग क्या खाते पीते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग फाइंड कर पाते हैं या हमें करना है कि व्हाट पीपल एट, लोग पहले क्या खाते रहे होंगे। काइंड्स ऑफ क्लास, क्या कपड़े पहनते होंगे, दे वोर, है ना। दे हाउस, उनके जो घर होंगे वो कैसे रहते होंगे, है ना, कैसे कैसे घरों में रहते रहे होंगे। सो वी कैन फाइंड आउट, हमें सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर। हंटर कौन होते हैं, हंटर उन्हें कहते हैं जो हंटिंग करते हैं, यानी कि जो पहले के जो मानव थे, पहले के जो ह्यूमन थे, पहले के जो लोग थे, उनको खाने पीने का नॉलेज नहीं था। जैसे आज आप लोग खाना पीना बना लेते हो ना बड़े आराम से गैस में, जो भी दाल चावल है, उनको पता ही नहीं था कि दाल क्या होता है। वो तो जानते भी नहीं थे ना, गेहूँ भी नहीं जानते थे कि दाल क्या होता है, चावल क्या होता है, जब उनको पता ही नहीं था क्या, तो वो क्या करते थे, फॉरेस्ट में, जंगलों में टहलते रहते थे, ठीक है। और उनको जो कुछ भी मिलता था उसको टेस्ट किया होगा, उनको अच्छा लगा होगा, उनको खाना उन्होंने शुरू कर दिया होगा धीरे धीरे, है ना, राइट। ऐसा ही है। सो लाइफ्स ऑफ हंटर, उनका जो हंटर है, हंटर मतलब जो शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनको खाते हैं, हंटिंग कर करके खाते थे। हर्डर्स मतलब जो आप कह सकते हैं कि चरवाहे होते हैं ना, जो, है ना, अपने जानवरों को पालते हैं। फार्मर्स, किसान फिर बने, यानी पहले उनका जीवन कैसा था, लाइफ्स ऑफ हंटर के बारे में हम जानेंगे, फिर हर्डर्स बने, फिर फार्मर बने, फिर धीरे धीरे रूलर्स के बारे में, एक क्रम से दिया हुआ, मर्चेंट्स के बारे में, हम व्यापारियों के बारे में जानेंगे, प्रिस्ट का मतलब पंडितों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, है ना, क्राफ्ट पर्सन के बारे में जानेंगे। क्राफ्ट पर्सन मतलब शिल्पकार जो हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब चीज़ों को भी बनाते हैं। आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे, म्यूजिशियन के बारे में जानेंगे, साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। सो वी कैन फाइंड आउट, इन सभी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो फाइंड आउट, और हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, गेम चिल्ड्रन प्लेड, कैसे कैसे बच्चे गेम खेलते रहे होंगे, है ना, स्टोरीज क्या है, दे हर्ड, जो उन्होंने सुनी थी, है ना, द प्लेस, द सॉन्ग दे सैंग, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है हमारी वेयर डिड पीपल लिव। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी है और यहाँ से आपका ये आंसर भी है। तो इस तरह से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, है ना, लोग कहाँ रहते थे। तो पहला हमारा क्वेश्चन यही दिमाग में आता है। अब आपको ये, हम पास्ट में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि जैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं हम इसको। अच्छा, एक बार मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी जब हम पढ़ेंगे ना तो बार बार आएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आएगा। क्या आएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब आप समझ लीजिए पहले थोड़ा, ठीक है ना, कि सब कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि जैसे ये आपका इंडिया का मैप आपने देखा है ना, तो ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो इस इंडिया के आसपास जो एरिया, जो इधर हमारा पाकिस्तान है, इधर हमारा नेपाल है, भूटान है, ठीक है, इधर हमारा ये आपका इधर म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है, अफगानिस्तान है। ये पूरा जो एरिया था ना, इस पूरे एरिया को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। इसका मतलब ये था कि पहले तो भाई इतने पुराने समय में पहले बॉर्डर थोड़ी बने थे कि ये भारत है हमारा, ये पाकिस्तान है। पहले तो लोग जानते ही नहीं थे, लोग खाना पीना नहीं जान रहे हैं, लोग बॉर्डर कैसे जान पाएंगे, है ना, कि ये फ्रंटियर कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा एरिया था हमारा, भारत के अलावा भी आसपास जो पूरा क्षेत्र था हमारा, ये सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में तो हम सभी की बात करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री तो हर जगह से मिली है ना, हमें आसपास से हर जगह से मिल रही है, तो हिस्ट्री में तो हम सभी बात करेंगे, ओके। तो बात उस समय की है जिस समय लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, ठीक है। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अभी हम मैप 1 देखेंगे जिसमें हम रिवर नर्मदा का नाम आपने सुना है, नर्मदा, है ना। नर्मदा आपकी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से किधर जाती है, गुजरात में, है ना। तो मध्य प्रदेश से रिवर आपकी नर्मदा निकलती है। तो पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ दिस रिवर। याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि पीपल, जो लोग थे, सबसे पहले कहाँ रहते थे, इसी नदी के आसपास रहते थे। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, जो उन्होंने खोज कर ये बताया, खुदाई कर करके उनको जब जो चीज़ें मिली, उन चीज़ों से, उन एविडेंस से, वो एक क्या है, हमारे एविडेंस है, साक्ष्य हैं, जो प्रूफ कर रहे हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सबसे पुराने लोग यहीं पर इसी नर्मदा नदी के आसपास में रहते थे। यानी भारत में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हर जगह रहे होंगे, लेकिन नर्मदा रिवर में ही सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है आपको, सबसे एंशियंट, सबसे आप कह सकते हैं कि
ओल्डेस्ट जो थिंग्स है वो यहाँ से मिलती है, पुरानी चीज़ यहाँ से मिलती है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि नर्मदा रिवर के पास में ही यहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है, अभी हम नर्मदा रिवर देख लेते हैं कहाँ पे है। आपके मैप में देखिए, ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया नहीं है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये दिख दिया है ना, फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो इसमें इंडिया का मैप तो है, लेकिन मैंने बताया ना कि आसपास का पूरा एरिया वो सब कुछ इंडिया का है, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। इसमें देखिए नर्मदा कहाँ पे है, ये नर्मदा रही आपकी। ठीक है, ये नर्मदा है। नर्मदा रिवर कहाँ से, देखिए एमपी से निकलकर आपके इधर गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र पे तरफ आती है। ठीक है, ये आपकी नर्मदा रिवर है आपकी। तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले पीपल कहाँ रहते थे, यहीं रहते थे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारी हेडिंग है। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर, यानी हजारों साल पहले लोग इसी नदी के किनारे रहते थे। अब आप बताइए मुझे, ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है ना। अब हम लोग धीरे धीरे इसी के आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे भी हमें कुछ मिलेंगे कि सबसे हजारों साल पहले तो लोग यहाँ रहते थे, उसके बाद फिर कहाँ रहते थे, फिर उसके बाद कहाँ रहना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद कहाँ रहना, यानी धीरे धीरे पूरे भारत पर, पूरे भारत की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो हिंदुस्तान का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर हर जगह से अब हमें धीरे धीरे एविडेंस, साक्ष्य मिलने शुरू हो जाएंगे कि फिर बाद में लोग भाई डेवलपमेंट होता है ना। जैसे आज आपका जो शहर है छोटा है, फिर कल का दिन शहर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसे ही वे लोग डेवलप कर रहे थे, राइट। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो हमें मालूम हुई कि कहाँ पर 100,000 ईयर्स पर कहाँ रहते थे, इसी नदी नर्मदा रिवर, है ना। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, उसके बाद जो लोग थे, हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर, यानी जो पुराने लोग थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, पुराने लोग थे, वो स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर्स का मतलब क्या होता है भाई? स्किल्ड गैदरर्स का मतलब होता है कि इनको मालूम था गैदरिंग करना। गैदरिंग करना मतलब इकट्ठा करना। जैसे घूमते रहते थे, टहलते रहते थे, तो इनको जो कुछ भी खाने पीने के लिए मिलता था ना, उसको इकट्ठा करके अपने पास रख लेते थे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि पता नहीं अब अगले जंगल में हम आगे जाएंगे तो पता नहीं हमें वो चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर घूमते क्यों रहते थे? भाई घूमते इसलिए रहते थे कि पहले आप लोगों के जैसे मकान नहीं थे उनके पास। ठीक है, पहले तो पूरा फॉरेस्ट जंगली एरिया था ना, बर्फीला इलाका था पूरा। ठीक है ना, कहीं कहीं पर फॉरेस्ट होते थे, तो ये लोग नदी की तलाश में टहलते रहते थे जहाँ पर रिवर थी ना। अच्छा, नर्मदा रिवर में ही क्यों आसपास हमें मिल रहा है? क्यों? क्योंकि रिवर के आसपास वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, पानी आराम से मिल सकता है उनको पीने के लिए, इसलिए नदी के किनारे रहते रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अब एक ही जगह पर थोड़ी रहेंगे। वहाँ पर मान लीजिए बहुत समय तक रहे, वहाँ के आसपास की चीज़ों को, जो पेड़ पौधे हैं उनको खा लिया, वहाँ के जानवरों को खा लिया। अब इसके बाद थोड़ा आगे भी जाएंगे, घूमेंगे, अगली जगह पर उनको रहना है। ठीक है, क्योंकि उनके पास तो ऐसे जॉब वॉब तो होती नहीं थी ना। जॉब तो छोड़िए, उनको पता ही नहीं था कि क्या, मतलब अब आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर मतलब ये था कि उनको मालूम था कि क्या क्या हमें इकट्ठा करना है अपने लिए। ठीक है, दैट इज पीपल हु गैदर्ड दियर फूड, जो क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, दियर फूड, अपने फूड को क्या कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे। क्योंकि पता है उनको लंबा टहलना है, इधर उधर घूमना है, पता नहीं फिर कितने देर बाद भोजन मिलता है, कितने देर बाद भोजन नहीं मिलता। भाई जंगल में हर जगह पे फ्रूट्स थोड़ी लगे रहते हैं, कुछ ही जगहों पर लगे रहते हैं ना। दे न्यू दैट इज पीपल हु गैदर, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, वो प्लांट्स के बारे में उनको पता था, यानी उनको पता था कि प्लांट से जो कुछ भी मिल रहा है ये एक हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ये हंगर को मिटाने के लिए। इन अ सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे रूट्स आप लोग खाते हैं ना, रूट्स नहीं खाते हैं क्या प्लांट्स की, है ना? खाते ही नहीं खाते हैं, बताइए। कैरेट है ना, ये सब चीज़ खाते ही नहीं खाते हैं। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर दियर फूड, अपनी भोजन के लिए जो भी उनको फॉरेस्ट से मिलता था ना, उसको कलेक्ट करके रख लेते थे। उनको पता था कि बहुत ज़्यादा अगर इसको हम कलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, उसके अलावा वो क्या करते थे, एनिमल्स को भी हंट करते थे। हंटेड एनिमल्स, तो देखिए हंटेड एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, इस वजह से इनको हंटर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हंटर। और गैदर कर रहे हैं, हंटर मतलब जानवरों को मारते थे, और गैदर का मतलब ये था कि जो फ्रूट्स होते थे इनको कलेक्ट करके रख लेते थे, तो इसलिए हंटर गैदरर्स कहा गया। यानी ऐसे जो मानव हैं, ऐसे जो ह्यूमन हैं, इन ह्यूमंस को क्या बोला गया? हंटर गैदरर्स। तो अब जब मैं आपके सामने बोलूँगा ना हंटर गैदरर्स, तो आपको समझ में आ जाना कि हंटर गैदरर मतलब बहुत पुराने मानव जो हंटिंग का काम करते थे और गैदरिंग का काम करते थे, फूड्स को गैदरिंग का काम करते थे, राइट। उनको हम हंटर गैदर कहेंगे। अब देखते हैं इसमें
नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब ये सुलेमान क्या है और किरतार हिल क्या है? सुलेमान किरतार हिल क्या है? जैसे जो आपका इंडिया है ना, तो इंडिया में इंडिया की जो बाउंड्री आज बनी हुई है, इसका जो पाकिस्तान वाला एरिया है, ये भी सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही था पहले, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था। तो यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका किरतार हिल है, यहाँ पर सुलेमान हिल है, ये पहाड़ियाँ हैं सुलेमान और किरतार हिल। आज अगर बात करें कि ये पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो आज हम बोलेंगे पाकिस्तान में। लेकिन हम बात करें पहले कहाँ थी, तो हम बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी, यानी पहले इस हैं उसी जगह पे। लेकिन अब हम लोगों ने बॉर्डर बना लिए ना अपनी, कि हमारा इंडिया हो गया, तुम्हारा भैया ये पाकिस्तान है, ठीक है, हम लोगों ने बॉर्डर बना लिया। तो आज अगर बात करें कि सुलेमान हिल और किरतार हिल कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, लेकिन पहले कहाँ थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी, ठीक है। तो ये सुलेमान हिल, अच्छा देख लेते हैं कहाँ पे है ये, देखिए यहाँ पर दिया होगा, ये यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको एरिया, एक मिनट, ये देखिए सुलेमान, ठीक है, ये किरतार हिल, सुलेमान किरतार हिल मिल गया ना आपको। ये देखिए इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर जो यहाँ से मानसरोवर लेक से इंडिया से होती हुई यहाँ से कहाँ से गुजरती है, इधर से होती हुई इधर खाड़ी में आके इधर आगे गिरती है, ठीक है। ये इंडस रिवर है, इंडस मतलब सिंधु नदी, जिसको आपने सुना होगा ना, सिंधु नदी, इंडस रिवर, बहुत लॉन्ग रिवर है यहाँ पे, सबसे लॉन्ग रिवर। देखो यहाँ पर इस रिवर में बहुत सारी रिवर आके मिल भी जाती हैं, देखिए सतलज है, रिवर है, सॉरी रावी है, चंबल है, झेलम है, ब्यास है, इस तरह से आपको झेलम, चिनाब है ना, इस तरह से चीज़ें आपको मिल रही हैं, यानी कि एक बड़ी रिवर है। अच्छा इसको भी अभी आगे आएगा, जैसे एक बड़ी रिवर है और एक बड़ी रिवर से जो छोटी छोटी रिवर आस में मिलती है ना, उनको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। जैसे बड़ी रिवर है, इसका नाम हो गया इंडस, इसका नाम मैंने कह दिया इंडस है, ठीक है। और जो छोटी छोटी रिवर हैं जैसे झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, सतलज है, ये रिवर के नाम है, ये सब इस रिवर से मिल रही हैं, ठीक है ना। और एक यही रिवर आगे फिर बढ़ रही है, यानी ये रिवर इस रिवर के पास मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, ठीक है। ये रिवर यहाँ इसमें इंडस में मिली और ये भी इंडस बन गई, ठीक है, और ये आगे बढ़ रही है, दूसरी रिवर इधर से आगे मिल गई। तो ये जो रिवर है ना, इनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज, याद रखिएगा। ट्रिब्यूटरीज कौन है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है वो रिवर जो हेल्पिंग रिवर के तौर पे काम करती है। सब इस रिवर पे जब मिलती है इंडस रिवर पे, तो इंडस रिवर की जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है ना, और आगे बढ़ती है वो। अब इसके बारे में भी बात करते हैं। हम बात कर रहे थे सुलेमान हिल और किरतार हिल की, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे कि सुलेमान और किरतार हिल वो जगह है, ये सम ऑफ द एरियाज वेयर, जहाँ पर चाहे वो वुमेन हो या मेन हो, है ना, फर्स्ट बिगेन, पहली बार, याद रखिएगा, फर्स्ट बिगेन, पहली बार क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो करना सीख रहे हैं। यानी अभी वो हमने पिछले उसमें पेज में पढ़ा था कि वो लोग हंटर गैदर्स थे। क्या थे, हंटर गैदर्स थे, केवल जानवरों को मार मार के खाते थे, है ना, प्लांट्स में जो भी फ्रूट्स होते थे उनको खाते थे कलेक्ट करके। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं अगले पेज में, कि वो क्रॉप्स को ग्रो करना सीख रहे हैं। यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करने का हमें क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है। यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से एविडेंस निकाला होगा कि आज से 8,000 साल पहले यहाँ पर लोग क्या करते थे, क्रॉप्स को उगाना सीख चुके थे। यानी यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, खेती करना सीख गए थे, ठीक है, खेती कर रहे थे यहाँ पर। जैसे आज हमारे किसान खेती करते ना, आज से 8,000 साल पहले भी लोग यहाँ पर खेती करना सीख गए थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है, सुलेमान एंड किरतार हिल से मिल रही है, जो कहाँ पर एरिया है, पाकिस्तान में एरिया है, ठीक है। पाकिस्तान में ही एक मेहरगढ़, अभी आप पढ़ेंगे, एक एरिया का नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही हमें ये सारे साक्ष्य मिल जाते हैं। सुलेमान और किरतार हिल वहीं पर है, ठीक है, आर लोकेटेड हियर। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई ना, कितने साल पुरानी बात है जब से क्रॉप्स का। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ पूरे विश्व में क्रॉप्स को ग्रो करना कब से शुरू हुआ, तो आप बोलोगे 8,000 ईयर्स एगो, ठीक है। पीपल आल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट एंड कैटल। लोग क्या करने लगे थे यहाँ पर, लोग क्या करने लगे थे, पीपल आल्सो बिगैन, लोगों ने भी शुरू कर दिया था क्या, रेयरिंग एनिमल्स। भाई अब क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, फसल हो रही है, खेती हो रही है, तो जैसे आज के किसान होते हैं, खेती जहाँ करते हैं, आपने देखा होगा गाँव में जो किसान होते हैं वो लोग जो खेती करते हैं उनके घरों में जानवर भी होते हैं। क्यों भाई जानवर होते हैं, क्योंकि जो उनसे भूसा इकट्ठा होता है ना, जो उसका जो मटेरियल मिलता है, जो मटेरियल बचता है, उसको जानवर बड़े आराम से खा सकते हैं। और जानवर जब उनको खाएंगे तो जानवर से हमें क्या मिलेगा, हमें मिल्क मिलेगा, ठीक है। इस वजह से एनिमल्स को रेयर करना शुरू कर देते थे।
और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पीपल आल्सो बिगैन रेयरिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम आगे क्या पढ़ रहे हैं कि लोग पहले हंटर गैदर थे, किस मतलब हंटर गैदरिंग का काम करते थे, धीरे धीरे वो लोग क्या करना शुरू कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद फिर रेयरिंग शुरू कर रहे हैं, साथ ही रेयरिंग का काम भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पीपल आल्सो बिगैन रेयरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज, ठीक है। गाँव में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, इधर उधर टहलने की बजाय अब उन्होंने गाँव में रहना शुरू कर दिया था। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्य इन द सेंट्रल इंडिया। याद रखिएगा, लोकेट द गारो हिल। अब गारो क्या है, गारो एक हिल है भाई, हिल मतलब पहाड़ी है नॉर्थ वेस्ट की। एंड द विंध्य, विंध्य कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में, यानी मध्य भारत में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले इस जगह को देख लेते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पे है। देखिए, ये देखिए, ये आपका विंध्य है, नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर, जहाँ पे आपने नर्मदा नदी देखा था ना, इसी के जस्ट ऊपर है, सेंट्रल इंडिया में, यानी पूरा इंडिया है, यानी अगर इंडिया की बात करें ये पूरा इसके मिडिल में पड़ता है विंध्य। विंध्य रेंज, विंध्य की पहाड़ियाँ आप सुने होंगे ना, विंध्याचल, विंध्याचल मंदिर, ठीक है ना। तो विंध्याचल मंदिर कहीं यहीं पर है, ठीक है ना। ये विंध्य श्रेणियाँ, ये यहाँ पर मतलब विंध्य के पर्वत होते हैं, रेंज, विंध्य रेंज बोलते हैं। रेंज का मतलब ये होता है जहाँ पर एक माउंटेन है, फिर दूसरा माउंटेन है, फिर तीसरा माउंटेन है, फिर ऐसे छोटे छोटे, ऐसे एक माउंटेन की एक बहुत सारी लंबी सी श्रृंखला है, रेंज सीरीज होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो एक ऐसी रेंज है, इसका नाम है विंध्य, जो आपके कहाँ पर है, इंडिया में है, ठीक है, इंडिया के सेंट्रल पर है। और गारो कहाँ पर है भाई, गारो आपका कहाँ है, देखिए गारो आपका ये है, यहाँ पे ये गारो हिल्स है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे, स्पेशली मेघालय में है, ये मेघालय स्टेट है ना आपका, तो मेघालय स्टेट में आपको गारो हिल्स मिल जाता है, काशी गारो जयंतियाँ वो वहीं पे हिल है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे लोकेट द गारो, हम हाँ तो हमने लोकेट तो कर लिया है। अब इसमें हम पढ़ते क्या है कि गारो में और बिंद में क्या नया कुछ मिलता है हमें, तो देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज थे, कुछ ऐसे एरियाज थे वेयर, जहाँ पर क्या, नीचे पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है, वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ये बताइए आप कि सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना कहाँ मिला, तो आपने क्या बताएंगे, सुलेमान हिल्स और किरथार हिल पर आप देख रहे हैं। मैंने मेहरगढ़ का भी नाम बताया, पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है ये, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो गारो है और विंध्य है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये मिल रहा है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो था वो और डेवलप्ड हो गया था, यानी जो वहाँ पर क्रॉप उन्होंने उगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वो जो इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, कृषि मतलब खेती करना, कृषि एग्रीकल्चर सब कुछ बात एक ही है, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ डेवलप्ड हो गया था सबसे पहले इन एरिया पर, विंध्य पर और गारो पर। द प्लेस वेयर राइस, और राइस का प्रोडक्शन कहाँ मिल रहा है, यानी चावल की जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिल रही है, इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, खेती हो रही है। वॉज फर्स्ट ग्रोन, पहली बार ग्रो हुआ नॉर्थ ऑफ विंध्य। अब विंध्य का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर विंध्य था ना, सेंट्रल इंडिया पर विंध्य था, विंध्य रेंज थी, इसके नॉर्थ पर यानी ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन शुरू हो गया था, चावल की खेती शुरू हो गई थी, ठीक है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में राइस का सबसे प्राचीनतम साच कहाँ है, कोल्डिहुआ में है। उत्तर प्रदेश में कोल्डिहुआ आपका प्लेस है, इलाहाबाद के पास में है, ठीक है ना। तो कोल्डिहुआ से हमें चावल का साच मिलता है पुराना, ठीक है। गुजरात में हमें रंगपुर से मिलता है, रंगपुर गुजरात में एक प्लेस है रंगपुर, वहाँ से भी हमें चावल का साच मिलता है कि यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया जाता था, ठीक है। इस तरह से कुछ नाम हैं पुराने, उनको आप याद रखिएगा। ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, तो हमने इंडस रिवर के बारे में तो जानकारी ले ही ली थी, है ना। इंडस रिवर क्या है, ये देखिए इंडस रिवर के बारे में पूछ रहा है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो हम इंडस और ट्रिब्यूटरीज के बारे में अभी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडस और ट्रिब्यूटरीज उसकी, इंडस एक रिवर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये, मानसरोवर लेक से निकलती है और आपके इंडिया से होते हुए ये देखिए ये इंडस रिवर है, ठीक है, ये इसका नेम दिया हुआ है इंडस रिवर। ये इंडस रिवर मानसरोवर लेक से निकलती है, इंपॉर्टेंट है ये भी, मानसरोवर लेक से निकलती है और यहाँ से होते हुए भारत से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, फिर इधर तरफ है ना, पूरा पाकिस्तान का एरिया इधर होते हुए इधर आती है, ठीक है ना, अरेबियन सी तरफ। तो आप देखेंगे कि इसमें जो इंडस रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज किन्हें कहा गया, ट्रिब्यूटरीज का मतलब जो रिवर इसमें अटैच करें, मैंने बताया था ना कि एक बड़ी रिवर है, लॉन्ग रिवर, इसमें जो अटैच करें, तो कौन कौन सी रिवर अटैच करें, देखिए ब्यास है, ब्यास भी है, सतलज है, ठीक है, रावी है, ठीक है, चिनाब है, झेलम है, यहाँ पर झेलम दिया हुआ है। तो ये सारी रिवर, इनका उनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम झेलम, चिनाब है ना, सतलज, रावी, ब्यास, ये सारी रिवर क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूटरीज। देखेंगे इसमें
कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स, पता ही है स्मॉलर रिवर तो होती हैं, ठीक है ना, तभी तो एक लॉन्ग रिवर मिलती हैं, स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जेस्ट रिवर अबाउट 4700 ईयर्स एगो, इतने साल पहले। अभी हम 8000 साल पहले की बात कर रहे थे, अब हम उसके आगे आ गए हैं, ठीक है, अब हम उसके आगे आ रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं ना धीरे धीरे। क्या मिला, 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज और सम ऑफ द अर्लियर सिटीज, धीरे धीरे शहर भी बनने लगे थे, यानी शहरों का विकास देखने के लिए मिलता है। फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर, इन्हीं नदियों के किनारे हमें बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेटर अबाउट उसके बाद में 2500 की बात करें, 2500 ईयर्स एगो, अगर हम 4700 के आगे आएँ, 2500 पर आएँ, तो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, यानी पहले जो अभी हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी यानी इंडस रिवर के आसपास, तो इंडस रिवर के आसपास हमने देखा कि कुछ शहर यहाँ मिले हमें, अभी इसी इंडस रिवर के आसपास शहर डेवलप हुए। इसके बाद फिर कहाँ डेवलप हुए, फिर गंगा नदी के आसपास डेवलप हुए। बात समझ में आ रही है ना, देखिए फिगर से एक बार समझ लेते हैं। कहने का मतलब उसका ये है कि पहले ये इंडस रिवर, जैसे ये इंडस रिवर यहाँ से ये इंडस रिवर आ रही है ना, तो इसका इनके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये जो ट्रिब्यूटरीज है ना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, इन्हीं नदियों के पास में, इन्हीं ट्रिब्यूटरीज के पास में, और ये सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के पास में शहर डेवलप हुए, छोटे छोटे शहर की बात आ रही है। यानी सबसे पहले लोग क्रॉप्स, पहले हंटर गैदरिंग का काम करना, हंटर गैदरिंग के बाद फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर का काम करना, एग्रीकल्चर करने के बाद वो एक जगह पर जब एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे, तो जाहिर सी बात है घूमते घूमते थोड़ी खेती कर लेंगे। अब एक जगह पर वो क्या करेंगे, रुकना शुरू कर रहे हैं, एक जगह पर अपनी बस्ती बनाना शुरू कर रहे हैं, छोटे टूटे फूटे घर बनाना शुरू कर रहे हैं, और जब छोटे छोटे घर बनाना शुरू करेंगे तभी तो एग्रीकल्चर कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे क्रॉप अगर उनको करना है, खेती अगर करना है, उनको एग्रीकल्चर करना है, तो उनको एक जगह पर रहकर उसकी रखवाली भी तो करनी पड़ेगी, है ना, छोड़ के उसको जा नहीं सकते हैं। इसका मतलब पहले तो घूमते रहते थे, हंटर गैदरिंग का काम करते रहते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने खेती करना शुरू किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, और एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के बाद वो एक जगह पर रुकना शुरू कर दिए, सेटल होने लगे, ठीक है ना, अपनी जो लाइफ है ना सेटल करना शुरू कर दिए, सेटल होने लगे। यानी आज कुछ लोग यहाँ पर रहना सेटल हो गए, कल कहीं और दूसरी जगह पर सेटल होते थे। हालांकि सेटल भारत में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत दूर दूर पर ये लोग सेटल होते थे, लेकिन सेटल होना शुरू कर चुके थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे